ओके, सब लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। हु इज दिस राशिद? राशिद कौन है हमारी क्लास में? राशिद तो कोई भी नहीं है। ओके, 1 मिनट वेट कर लेते हैं सो दैट रिमेनिंग स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। वी हैव जस्ट 14 स्टूडेंट्स राइट नाउ। उजैर, आप फर्स्ट सेशन में प्रेजेंट नहीं थे? मोहम्मद उजैर अहमद। आपकी तो बेटा मैंने इतनी दफा नेम कॉल किया और मैंने एंड में बताया कि स्टूडेंट एब्सेंट है, तो उसमें भी आपका नेम था। क्लास के राशिद कौन है? हु इज दिस राशिद? राशिद तो हमारी क्लास में कोई भी नहीं है राशिद नाम का। ओके बेटा, अभी तो मैंने आज की क्लास की अटेंडेंस फॉरवर्ड ही नहीं की, तो आज की क्लास के बेसिस पे तो वार्निंग नहीं आ सकती। आप हो सकता है कि प्रीवियस रिकॉर्ड आपका उसकी वजह से आया हो वार्निंग। अभी आज की तो मैंने भेजी नहीं अटेंडेंस। अभी तो वो दोनों क्लास सेशन कंप्लीट होंगे, उसके बाद एक कंपाइल्ड होके जाएगी अटेंडेंस। ओके, वी हैव 22 स्टूडेंट्स नाउ। वी कैन स्टार्ट। Okay, we are going to discuss one of the most important topic in SQL, that is triggers. Triggers and its different types in SQL. तो इसमें हम different examples के साथ देखेंगे। जितने जल्द से जल्द हम ये lecture complete कर लें, आज की क्लास हमारी complete हो जाएगी। Then we have इसमें view का भी कुछ concept है, क्या how can we create view, जो हमने initial class में पढ़ा था कि we have an importance of views, that views क्या है कि हम अपने actual tables को represent कर रहे होते हैं view की form में। Means representation of actual table in some secondary form or in some virtual format. तो वो व्यू बेसिकली हमारे जो एक्चुअल फिजिकल डेटाबेस है उसको वर्चुअली हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली जिस यूजर को जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है उसी के अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट व्यूज एक टेबल के क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की जो हमारा सेशन है, नेक्स्ट सेशन, इसका एजेंडा है ट्रिगर्स एंड व्यूज। तो हम इंशाल्लाह ट्रिगर्स के साथ ही व्यूज को भी देखेंगे कि किस तरीके से हम व्यूज क्रिएट करते हैं और ट्रिगर्स क्या होते हैं और ट्रिगर्स के डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये लेक्चर भी जो पीडीएफ है ये आपके एलएमएस पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो कोशिश करते हैं कि इसको हम अच्छे से समझने के ट्रिगर्स क्या होते हैं। बेसिकली ट्रिगर की हम नॉर्मल भी अगर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो ट्रिगर कैन बी डिफाइंड एज एन स्पेशल मेथड और फंक्शन which can be generated by causing any alert condition। कोई भी ऐसी कंडीशन हम परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन या कोई भी ट्रांजैक्शन हम परफॉर्म कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे जो ट्रिगर जनरेट होता है। ट्रिगर मींस
एक ऑपरेशन, एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो रही है, उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंगली बैकएंड पे जो और फंक्शन चलने शुरू हो गए हैं वो ट्रिगर कंडीशन होगी। लेट सपोज मैं एटीएम पे गई, मैंने एटीएम पे ट्रांजेक्शन की, ट्रांजेक्शन जनरेट करते ही मैंने जो पिन है वो गलत एंटर कर दी। अब गलत पिन एंटर करने पे फौरन ही मेरे कार्ड को क्या कर देगा, कैप्चर कर देगा और फौरन एक ट्रिगर के तौर पे एक अलार्म भेज देगा मेरे बैंक अकाउंट पे कि आपने जो है वो इनवैलिड पिन, और मेरा कार्ड को फौरन ब्लॉक कर देगा, सो दैट फॉरेन से जो है उस कार्ड को कोई एक्सेस ना कर सके इन केस ऑफ इनवैलिड पिन एंटर फॉर द 3 टाइम। आई गेस कुछ इस तरीके का होता है, अगर आपने वैसे तो एक टाइम पे भी शायद वो उसको ब्लॉक कर देता है। तो वो क्या ब्लॉकिंग जो है वो क्या है, एक ट्रांजेक्शन होते वक्त कोई भी एक कंडीशन जनरेट हुई, इस कंडीशन की बेसिस पे जो इवेंट जनरेट हुआ दैट इज कॉल्ड ट्रिगर, जो ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। अ ट्रिगर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर। जिस तरह स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं उसी तरह ट्रिगर भी हमारे पास एक स्पेशल टाइप का जो है वो स्टोर्ड प्रोसीजर है, एंड इट इन्वॉल्व्स ऑटोमेटिकली व्हेन एन इवेंट स्टार्ट इन द डेटाबेस सर्वर। हमारे डेटाबेस सर्वर में कोई भी इवेंट जनरेट होता है तो उसके बैकएंड पे एक जो है वो ट्रिगर जनरेट हो जाएगा जो ऑटोमेटिकली हमारे एसक्यूएल सर्वर में जनरेट होता है। अब वो ट्रिगर किन किन बेसिस पे हो सकता है? डीएमएल ट्रिगर्स एग्जीक्यूट व्हेन अ यूजर ट्राइज टू मॉडिफाई। जब भी यूजर हमारे जो है वो डीएमएल के थ्रू डेटाबेस को मॉडिफाई करना चाहे, उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रिगर बैकएंड पे जनरेट होते हैं। डीएमएल इवेंट्स आर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। डीएमएल इवेंट्स क्या है? हमारे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेबल्स में मल्टीपल वैल्यूज। तो जब हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर रहे हैं तो ये ऑप्शन परफॉर्म करते वक्त हम बैकएंड पे कुछ ट्रिगर्स भी जनरेट कर सकते हैं कि जब जब कोई वैल्यू इंसर्ट हो तो एक और सब प्रोसीजर कॉल हो जाए। So type of triggers are, we have different 3 types of triggers. DML triggers, जब हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इंसर्ट, अपडेट, डिलीट कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड ट्रिगर्स हैं। जब हम DDL पे काम कर रहे हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज ट्रिगर्स, तो ये DDL ट्रिगर्स हमारे पास बेसिकली क्रिएट, ट्रंकेट, जब टेबल को हम क्रिएट कर रहे होते हैं, ऑल्टर कर रहे होते हैं, ट्रंकेट कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड ट्रिगर्स, और लॉग इन ट्रिगर्स कि जब कोई लॉग इन करना चाहे तो उसकी बेसिस पे बैकएंड पे कोई एक और मेथड चलना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स हैं, लेट मी Osama, Lada, Rahul and Saman. So basically we have three types of triggers related to DML, data manipulation language। जब भी हम कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं तो बैकएंड पे कोई ट्रिगर जनरेट हो जाए, जब हम वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं तो बैकएंड पे कोई ट्रिगर जनरेट हो सकता है। इसी तरह DDL, जब हम कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, हम कोई टेबल ड्रॉप कर रहे हैं, हम कोई टेबल ऑल्टर कर रहे हैं या ट्रंकेट कर रहे हैं तो उसके लिए पे हम डिफरेंट ट्रिगर यूज कर सकते हैं। सो DML ट्रिगर्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से रिलेटेड ट्रिगर्स हैं, जिसमें हमारे पास इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीटेड स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारे पास, हम जब भी कोई वैल्यू इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास कोई ट्रिगर जनरेट हो सकता है अगर हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली कोई ट्रिगर जनरेट किया। अगेन हम डीएमएल ट्रिगर्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज आफ्टर ट्रिगर, समटाइम आल्सो कॉल्ड एज फॉर ट्रिगर्स, एंड सेकेंड वन इज इंस्टीड ऑफ ट्रिगर्स। आफ्टर ट्रिगर्स कब होगा? जब भी डीएमएल ट्रिगर्स की हम बात करें, अगर उसमें मैं आफ्टर ट्रिगर की बात करूं तो जैसे ही मैंने कोई इंसर्ट की क्यूरी, कोई वैल्यू अपने टेबल में इंसर्ट की, तो इंसर्ट करते वक्त बैकएंड पे मेरे पास एक और फंक्शन या प्रोसीजर कॉल हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड आफ्टर ट्रिगर। कि जब इंसर्ट का ऑपरेशन उस टेबल में, लेट सपोज एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें मैंने वैल्यू इंसर्ट की, जैसे मैंने इंसर्ट की वैल्यू चलाई वो उस वैल्यू को, जो भी एम्प्लॉय की एंट्री होगी उसको जो है वो एम्प्लॉय के टेबल में स्टोर कर देगा। सिमिलरली मैंने एक और टेबल में भी उस ट्रिगर का रिजल्ट शो किया कि जैसे ही एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एंटर हुआ, कोई एक और इन्फॉर्मेशन या सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने एक और टेबल पे भी स्टोर कर दी कि ये ट्रिगर इस टाइम पे जनरेट हुआ। जो जैसे हम कह रहे होते हैं कि बैंक वालों के पास पूरी डिटेल होती है, एटीएम वालों के पास पूरी डिटेल होती है कि कौन सा कार्ड कब स्वैप इन हुआ, किस टाइम पे हुआ, क्या ट्रांजेक्शन परफॉर्म की, कब जो है वो कार्ड स्वैप आउट हुआ, कितनी देर जो है वो ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुई, कोई एरर तो नहीं आया। तो वो सारी चीजें जो वो ट्रांजेक्शन एक्चुअली तो ट्रांजेक्शन के टेबल में होगी, लेकिन उसका ट्रिगर जब पूरी कंप्लीट हो गई, कितना टाइम लगा, क्या प्रोसीजर था, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई, तो वो किसी और टेबल में भी हम उसका रिजल्ट स्टोर कर सकें। तो ये आफ्टर ट्रिगर है। और इंस्टीड ऑफ ट्रिगर्स जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हम ट्रिगर्स के बजाय अगर ये काम करें तो इंसर्शन के साथ साथ एट अ टाइम 2 चीजें एक साथ एंट्री हो, एक एक्चुअल टेबल में और एक अगर हम व्यूज क्रिएट कर रहे हैं।
तो अगर हम आफ्टर ट्रिगर देखें, तो आफ्टर ट्रिगर हमारे पास क्या होगा, आफ्टर ट्रिगर गेट फाइल्ड आफ्टर ओनली विद अ कंडीशन व्हेन अ मॉडिफिकेशन एक्शन अकर्स। जब भी हम आफ्टर ट्रिगर कब यूज होगा, जब हम इंसर्ट अपडेट डिलीट करना चाहेंगे, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जनरेट होंगे अगर हमने क्रिएट किए हैं तो। Because of an after trigger gets fired after the execution of a complete statement. Complete statement जब तक हमारे पास execute नहीं होगी, जब तक after trigger start नहीं होगा. Let's suppose मैंने insert किया, मैंने update किया, मैंने delete किया, जब तक ये statements completely successfully execute नहीं हो जाएंगी, after trigger execute नहीं हो सकता. Therefore we need to use table employee and table employee audit. हमने दो टेबल्स बनाए, एक टेबल हमने एम्प्लॉय का टेबल बनाया और एक हमने ऑडिट का बनाया. एम्प्लॉय टेबल में एक्चुअल एंट्रीज होंगी और एंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल में जाएगी थ्रू ट्रिगर्स. अब पहले हम ये स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया हमने. क्रिएट टेबल एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की, नेम, सैलरी, जेंडर एंड डिपार्टमेंट आईडी के वो एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है. ठीक है, अब इसके बाद हमने ये एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट कर लिया और हमने उसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी. ठीक है, तो ये टेबल हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल कुछ इस तरीके से फॉर्म हुआ जो हमने वैल्यूज इंसर्ट की. ठीक है, हमने 6 एम्प्लॉयज का डाटा इंसर्ट कर दिया जो डिफरेंट डिपार्टमेंट पे काम कर रहे हैं और उन डिपार्टमेंट्स की आईडी यहाँ शो कर दी. अभी तक हमने कोई नया काम नहीं किया, अभी तक हमने कोई ट्रिगर नहीं जनरेट किया. सिंपल एम्प्लॉय का टेबल बनाया, वैल्यू इंसर्ट किया और उसके जो है वो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख ली. फिर हमने एक और टेबल बनाया ऑडिट का. अब ये ऑडिट का टेबल क्या करेगा, एक्चुअली जब जब एम्प्लॉय के टेबल में कोई इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वो एंट्री यहाँ ऑडिट के टेबल में भी जाएगी कि कौन से एम्प्लॉय का रिकॉर्ड एंटर हुआ. अगर मैंने किसी एम्प्लॉय का डाटा डिलीट कर दिया तो मुझे बताएगा कि एम्प्लॉय आईडी ये थी, इसका ये रिकॉर्ड इस टाइम पे डिलीट हुआ. तो वो बेसिकली क्या कर रहा है कि जब भी कोई डीएमएल क्यूरी हम जनरेट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो डीएमएल क्यूरी कब जनरेट हुई उसका डाटा इस एम्प्लॉय ऑडिट टेबल में हम स्टोर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आफ्टर ट्रिगर्स. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक और टेबल हमने क्रिएट कर दिया, क्रिएट टेबल टीबीएल एम्प्लॉय ऑडिट, जिसमें हमने दो फील्ड्स रखी हैं. एक आईडी रखी है इस एम्प्लॉय की, आईडी प्राइमरी की, और एक हमने ऑडिट डाटा रखा है. ठीक है, वंस अ न्यू एम्प्लॉय इज एडेड टू द टेबल इन द डेटाबेस. कौन से डेटाबेस, एम्प्लॉय के टेबल में. नाउ आई वांट टू रिट्रीव द आईडी, डेट एंड टाइम. मैं ये देखना चाह रही हूँ कि वो एम्प्लॉय कब ऐड हुआ और किस टाइम पे हुआ. द न्यू एम्प्लॉय इज एडेड टू द टेबल एम्प्लॉय ऑडिट टेबल में भी हम उसकी एंट्री कर देंगे. द इजीएस्ट वे टू गेट द सेम रिजल्ट बाय यूजिंग एन आफ्टर ट्रिगर फॉर इंसर्ट इवेंट. क्योंकि एम्प्लॉय के तो उसमें हम जनरेट कर चुके हैं कि ये सारी वैल्यूज एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्ट हो चुकी हैं. अब मैं ये चाह रही हूँ कि जब जब एम्प्लॉय के टेबल में एंट्री हो उसका रिकॉर्ड एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल में भी जाए कि ये एम्प्लॉय आईडी किस डेट और किस टाइम पे ऐड हुआ. अगर डिलीट हुआ है तो कब डिलीट हुआ, सो दैट हमारे पास एक हिस्ट्री हो कि ये एंट्री भी हुई थी जो कि अब हमने अपडेट डिलीट कर दी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्रिएट करेंगे ट्रिगर्स. और ट्रिगर्स हमारे पास कैसे क्रिएट होंगे, जिस तरह हम मेथड्स प्रोसीजर क्रिएट करते हैं उसी तरह सॉर्ट ऑफ हम ट्रिगर्स जनरेट करेंगे. सो ट्रिगर का हमारे पास सिंटेक्स है क्रिएट ट्रिगर और आगे उस ट्रिगर का नाम. सो हम एम्प्लॉय के टेबल से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसी का एम्प्लॉय टीबीआर एम्प्लॉय, और इंसर्ट के लिए हम कर रहे हैं कि जब जब एम्प्लॉय के टेबल में कोई क्यूरी कोई वैल्यू इंसर्ट हो रही है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली डेट और टाइम जो है वो मेरे एम्प्लॉय ऑडिट के टेबल में जाए. ठीक है, और ये मैंने कौन से टेबल पे लगाना है ट्रिगर, टीबीएल एम्प्लॉय, कि जब जब एम्प्लॉय के टेबल में एंट्री हो उसी के अकॉर्डिंगली ट्रिगर जनरेट हो मेरे पास. ठीक है, तो ये हमने टेबल का नाम दे दिया जिसपे हमने ये ट्रिगर लगाना है. और किस उसके लिए लगाना है, फॉर इंसर्ट. जब जब एम्प्लॉय के टेबल में कोई एंट्री होगी तब इंसर्ट करते वक्त ये ट्रिगर जनरेट होगा. एज और फिर उसके बाद बिगिन की स्टेटमेंट, डिक्लेयर आईडी एंड सिलेक्ट आईडी. हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आईडी जिसकी डाटा टाइप हमने इंट रखी, डिक्लेयर कर दिया, और इसकी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट आईडी इज इक्वल टू आईडी फ्रॉम इंसर्टेड. यानी कि जो एम्प्लॉय हमने इंसर्ट किया है उसी की आईडी जो इंसर्टेड हो गई है एम्प्लॉय के टेबल में वही इसे इस आईडी के लोकल वेरिएबल में स्टोर करो. और फिर एक्चुअल काम क्या करो, इंसर्ट इनटू टीबीएल एम्प्लॉय ऑडिट. जो एम्प्लॉय ऑडिट का टेबल है उसमें क्या इंसर्ट करो, वैल्यूज. दो वैल्यूज इंसर्ट करो.
न्यू एम्प्लॉय विद आईडी इज इक्वल टू आईडी, ये वो आईडी है जो आपने एम्प्लॉय की टेबल में इंसर्ट की थी, आप उसको varchar से पास करो आईडी में, इज एडिड एट, और फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट आई आपके पास जो वैल्यू इस तरीके से इंसर्ट हो, एज कास्ट गेट डेट एज एन varchar 20, क्योंकि हमारे पास ये आईडी इंटीजर में है, हम ये चाह रहे हैं कि जो ऑडिट टेबल है वो बेसिकली किस तरीके से इंफॉर्मेशन रख रहा है हमारे पास, वो इंफॉर्मेशन रख रहा है कि ये आईडी इस डेट पे इंसर्ट हुआ ये एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, न्यू एम्प्लॉय आईडी विद इज इक्वल टू कास्ट आईडी एज एन varchar 5 प्लस इज एडिड, ये हमारे पास ऐसे लिखा हुआ विजिबल होगा, एट कास्ट गेट डेट एज एन varchar 20, आप जो है वो गेट डेट लें एन varchar 20 में और उसको कास्ट कर दें, जहाँ पे हमारे पास क्या डाटा टाइप है एन varchar, तो उसको एन varchar में करेगा, और जो हमारे पास प्राइमरी की है आई इसको इसी इंटीजर में कास्ट कर देगा। सो जब जब एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्शन होगी, जैसे इंसर्शन हो गया एम्प्लॉय के टेबल में वैल्यू इंसर्ट हो गई, ये ट्रिगर जनरेट होगा, और ये ट्रिगर एम्प्लॉय ऑडिट में भी वही वैल्यू एम्प्लॉय की आईडी, जो एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट हुई है एम्प्लॉय की टेबल में, और उसकी डेट, ये गेट डेट क्या करेगी, सिस्टम की करंट डेट उठाएगा, तो वो डेट बता देगा ये एम्प्लॉय इस डेट पे इंसर्ट हुआ है। After this, we will get the ID from inserted table name. So the question arises, what is the role of an inserted table? तो inserted table है उसका यहाँ पे क्या रोल है? An inserted table defines a table which is mainly used by DML triggers, यानी कि जो actual table है एम्प्लॉय का एंट्री उसमें हुई है, उसमें जो वैल्यू इंसर्ट हुई है उसी वैल्यू को हम उस आईडी को यहाँ पे शो करें कि ये एम्प्लॉय इस डेट पे यूज हो रहा है, मतलब ऐड हो रहा है, इंसर्ट हुआ है, तो इसीलिए हम इंसर्टेड टेबल का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इंसर्ट की कमांड एग्जीक्यूट करेंगे टीबीएल एम्प्लॉय में, साइमल्टेनियसली आफ्टर इंसर्टिंग द रॉ डेटा, पहले वो रॉ एम्प्लॉय के टेबल में इंसर्ट हो जाएगी और फिर उसके बाद ये ट्रिगर चलेगा, देन द ट्रिगर गेट्स फायर्ड एज इट गेट्स इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली। अच्छा, ट्रिगर को कॉल करने के लिए आपको खुद से, जैसे हमने प्रोसीजर्स और मेथड्स को तो देखा था ना कि उसको जब जब हमें कॉल करना हो हम एग्जीक्यूट की कमांड देते हैं, ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, तो उसके लिए हमें कोई इन्वोक के लिए कमांड देनी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारे पास डाटा इंसर्ट होगा टेबल पे ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर जनरेट हो जाएगा, वही सेम रॉ इंसर्ट हो जाएगी हमारे एम्प्लॉय के ऑडिट टेबल में। जैसे लेट सपोज मैंने कहा इंसर्ट इनटू टेबल एम्प्लॉय वैल्यूज, हम बिल्कुल वैसे नॉर्मल काम करेंगे, इंसर्शन करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, लेकिन इस क्यूरी के जैसी टीबीएल एम्प्लॉय में ये रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, बैकएंड पे जो हमने ट्रिगर बनाया है वो ऑटोमेटिकली इन्वोक होगा, और ये जो एम्प्लॉय आईडी है 7, ये जाके बता देगा कि दिस एम्प्लॉय आईडी 7 इज एडेड ऑन सिस्टम डेट करंट उठाएगा और वो ऑडिट टेबल में स्टोर कर देगा। इसी तरह अगर हम डिलीट का करना चाहें तो डिलीट के लिए हमारे पास ट्रिगर कैसे बनेगा, क्रिएट ट्रिगर फॉर डिलीट ऑन टीबीएल एम्प्लॉय, वही टीबीएल एम्प्लॉय के टेबल में हमने जो है वो ट्रिगर जनरेट करना है फॉर डिलीट, और किस ऑपरेशन के लिए करना है, डिलीट, वहां इंसर्ट करना था तो हमने नेम इंसर्ट रखा, अब यहाँ हमें डिलीट करना है तो हम यहाँ नेम डिलीट रखेंगे। एज बिगिन हमने एक आईडी डिक्लेयर की, सिलेक्ट आईडी इज इक्वल टू आईडी फ्रॉम डिलीटेड, जैसे ही मैं अपने एम्प्लॉय के टेबल में लगाऊंगी डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वैल्यूज वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 7, तो वो फॉरन आईडी उठाएगा जो डिलीटेड हुई है, और टीबीएल एम्प्लॉय एडिट में क्या इंसर्ट करेगा, एन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय विद आईडी इज इक्वल टू 7, लेट सपोज अगर मैं इसी को डिलीट कर रही हूँ, इज डिलीटेड एट गेट डेट एज वाटर, सब वही है, बस क्या चेंज आ गया, यहाँ पे डिलीट का चेंज आ गया, और यहाँ पे हमने आईडी फ्रॉम डिलीटेड, यानी कि एम्प्लॉय के टेबल से जो वैल्यू डिलीट हुई है, जब जब डिलीट की क्यूरी चलेगी फौरन डिलीट की हुई क्यूरी की जो एम्प्लॉय आईडी है वो उठाएगा और ऑडिट टेबल में रख देगा कि ये एम्प्लॉय आईडी, ये एम्प्लॉय जिसकी आईडी ये है वो हमारे टेबल से डिलीट हो चुका है। इसी तरह अगर हम अपडेट का ट्रिगर देखें तो अपडेट का ट्रिगर कैसे काम कर रहा होगा, क्रिएट ट्रिगर एज इट इज सेम रहेगा, ट्रिगर का नेम ऑन टीबीएल एम्प्लॉय, वही एम्प्लॉय के टेबल में हम ट्रिगर लगा रहे हैं फॉर अपडेट, बस क्या चेंज आएगा, अपडेट एज बिगिन, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिलीटेड, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इंसर्टेड। जब जब आप अपडेट की क्यूरी लगाएंगे कि कुछ भी अपडेट करना चाह रहे हैं तो जो भी रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है या जो भी रिकॉर्ड डिलीट हुआ है आपके एम्प्लॉय के टेबल से, दोनों की क्यूरी सिलेक्ट करे और रिटर्न कर दे। सो एग्जीक्यूट द क्यूरी, अगर मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करती हूँ अपडेट टीबीएल एम्प्लॉय
set name is equal to dot, salary is equal to this, gender is equal to this, where id is equal to 4. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इंसर्शन की है, अपडेशन की है id 4 के रिस्पेक्ट से, कुछ वैल्यूज चेंज की हैं. सो जैसे ये अपडेट की क्यूरी चलेगी, अपडेट की क्यूरी चलते ही मेरे पास अपडेट का ट्रिगर वर्क करेगा. जी, यहाँ तक कोई सवाल क्लास? यहाँ तक कोई क्यूरी है? जी क्लास, एनी क्यूरी? ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रिगर देखेंगे. जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रिगर है दैट इज इंस्टीड ऑफ ट्रिगर. ठीक है, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर जिसको हम फॉर ट्रिगर भी कह रहे होते हैं, फॉर ट्रिगर. ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव क्रिएटेड अ टेबल एम्प्लॉय जिसमें हमने कुछ फील्ड्स रखी हैं, आईडी, नेम, जेंडर और डिपार्टमेंट. और फिर हमने एक और टेबल बनाया डिपार्टमेंट का जिसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नेम है, और दोनों टेबल्स में हमने कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी. अब हम क्या करेंगे, अब हम इंस्टीड ऑफ ट्रिगर क्या करता है कि एक्चुअल टेबल जो हमारा, जैसे अभी तो हमने देखा ना कि एम्प्लॉय के टेबल में जब इंसर्शन हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो फील्ड सेट कर दे एक और टेबल में कि ये इस टेबल में इंसर्शन हुई है, इस डेट पे हुई है. इंस्टीड ऑफ ट्रिगर क्या करेगा, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर ये करेगा कि जो हमारे एक्चुअल टेबल्स होंगे उनका एक व्यू जनरेट करेगा. और वो व्यू क्या होता है, वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्पररी बेसिस पे होता है. तो वो जो व्यू जनरेट करेगा उस व्यू पे हम कुछ ट्रिगर्स लगाना चाहें. लेट सपोज वो व्यू जिसकी फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्यू कैसे जनरेट होते हैं. तो यहाँ हमने दो टेबल्स बनाए, हमने एक एम्प्लॉय का टेबल बनाया और एक हमने डिपार्टमेंट का टेबल बनाया. डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी और नेम है, और एम्प्लॉय के टेबल में आईडी, नेम, जेंडर और डिपार्टमेंट आईडी जो कि फॉरेन की यूज हो रही है. इसमें हमने कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर दी. नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ व्यू. जो हमने पढ़ा था कि व्यू कैसे क्रिएट होते हैं, व्यू होते क्या है, व्यू की बड़ी सिग्निफिकेंस हमने पढ़ी थी स्टार्ट की क्लासेस में, और मैंने आपको कहा था कि एंड की क्लासेस में हम जाके देखेंगे कि हम व्यू कैसे क्रिएट कर रहे होते हैं. कोई मुश्किल बात नहीं है व्यू क्रिएट करना, जस्ट आपके पास कुछ सिंटेक्स है, उसका सिंटेक्स देख लेते हैं. क्रिएट का कीवर्ड एंड व्यू का कीवर्ड. जिस तरह हम प्रोसीजर्स क्रिएट करते हैं, प्रोसीजर क्रिएट करने के साथ क्रिएट प्रोसीजर, फंक्शन क्रिएट करते हैं तो क्रिएट फंक्शन. इसी तरह जब हम व्यू क्रिएट कर रहे होते हैं तो क्रिएट व्यू. तो यहाँ पे हमने क्रिएट व्यू और आगे उस व्यू का नेम. तो हम क्या कह रहे हैं, व्यू नेम इज एम्प्लॉय डिटेल्स एज. अब इस व्यू में हमने क्या क्या आइटम्स रखने हैं, इस व्यू में हमने आइटम्स रखने हैं, क्या क्या करना है, सिलेक्ट आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट नेम. ये डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट के टेबल से आ रहा है, जबकि आईडी, नेम एंड जेंडर हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल से आ रहा है. इट मींस कि हमें जब दो टेबल्स का रिजल्ट चाहिए होता है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, हम ज्वाइन लगाते हैं. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम व्यू जनरेट कर रहे हैं. अगर हम सिंगल टेबल का व्यू जनरेट करना चाह रहे हैं तो ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है. जो जो चीजें आपको सिलेक्ट करनी है फ्रॉम दैट टेबल वो उसका व्यू जनरेट कर देगा, व्यू क्रिएट कर देगा. यहाँ पे मुझे दो टेबल्स का व्यू क्रिएट करना है और उस पर ट्रिगर लगाना है. इसके लिए हम क्या करें, हम कह रहे हैं क्रिएट व्यू, व्यू का नेम एस. अब वो व्यू क्या किन किन चीजों पे लगाना है, सिलेक्ट आईडी, ये हमारे पास आईडी, नेम, जेंडर. ये तीन कॉलम्स हमारे पास कहाँ से आएंगे, ये तीन कॉलम्स आ जाएंगे हमारे पास एम्प्लॉय के टेबल से. और जो ये वाला कॉलम है ये आएगा डिपार्टमेंट नेम का थ्रू डिपार्टमेंट आईडी जो कि एम्प्लॉय के टेबल में यूज हो रही है. तो वो एज अ फॉरेन की, डिपार्टमेंट नेम की डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे एज अ फॉरेन की यूज हो रही है. फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, ये फील्ड उठाओ टीबीएल एम्प्लॉय से और ज्वाइन करो टीबीएल डिपार्टमेंट को, क्योंकि डिपार्टमेंट नेम मुझे चाहिए और डिपार्टमेंट नेम के लिए मुझे डिपार्टमेंट के टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा. अगर आप सिंपल व्यू जनरेट करना चाह रहे हैं तो वहां ज्वाइन नहीं लगेगा. वहां पे आपको लेट सपोज अगर मेरे पास एक टेबल है जिसमें मेरे पास 5 कॉलम्स हैं, मुझे उन 5 कॉलम में से 3 कॉलम्स का एक टेबल जनरेट करना है जस्ट फॉर व्यू, तो मैं सिर्फ वो 3 कॉलम्स यूज करूंगी. लेट सपोज आईडी, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय, बस वो व्यू क्रिएट हो गया. अब यहाँ पे क्योंकि मुझे दो टेबल्स को मर्ज करके एक व्यू जनरेट करना है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हम ज्वाइन लगाएंगे. तो डिपार्टमेंट नेम के लिए हमें क्या चाहिए, फ्रॉम टीबीएल एम्प्लॉय. ये 3 चीजें तो एम्प्लॉय के टेबल से आ जाएंगी हमारे पास. डिपार्टमेंट नेम के लिए हमें ज्वाइन करना पड़ेगा
टेबल डिपार्टमेंट, और किस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा, ऑन टेबल एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू टीबीएल डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। जहां पे एम्प्लॉय की डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंट आईडी सेम हो जाए, वो डिपार्टमेंट नेम शो कर दो। तो ये हमने सिंपल इनर ज्वाइन लगाया है। Once you execute this line, select all from view details. It will retrieve all the record from the table as follows. तो ये जो व्यू एम्प्लॉय डिटेल्स है, ये क्या करेगा, बेसिकली जो एग्जिस्टिंग फिजिकल टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का, उससे कुछ इंफॉर्मेशन लाके हमें शो कर देगा। ठीक है, वो कुछ इस तरीके की होगी। और ये बेसिकली एक व्यू है। ये व्यू क्या बता रहा है, ये एक्चुअल इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है। ये एक वर्चुअल इसने एक स्पेस बनाई है जो दो एग्जिस्टिंग फिजिकल टेबल से एक नया जो है वो व्यू जनरेट किया है। सो लेट्स इंसर्ट अ सिंगल रो इनटू द व्यू फंक्शन। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं इस व्यू में एक वैल्यू इंसर्ट करना चाहूँ, जबकि ये व्यू इटसेल्फ फिजिकली कुछ भी नहीं है। तो जब मैं इसको फिजिकली इस पे कोई नई वैल्यू इंसर्ट करना चाहूंगी, तो इट विल क्रिएट एन एरर, क्योंकि व्यू की तो फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं, और उसमें मैं कुछ एंटर करना चाहूँ तो वो कहाँ जाके स्टोर करेगा। और मुझे दो अलग अलग टेबल से डाटा आ रहे हैं, तो उन दो अलग अलग टेबल्स में एंट्री करनी पड़ेगी। मींस पहले वो एक्चुअल एंट्री उन टेबल्स में होगी, फिर ही तो व्यू में रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पे इज नॉट अपडेटेबल बिकॉज द मॉडिफिकेशन इफेक्ट्स मल्टीपल बेस टेबल्स। अब यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स के व्यू में मैं अपडेशन नहीं कर सकती, क्योंकि मॉडिफिकेशन मेरे दो टेबल्स या एक से ज्यादा टेबल्स को, या जो मेरे एक्चुअल बेस टेबल्स हैं, जो फिजिकल टेबल्स हैं, उनको मॉडिफाई करेगी, विच इज नॉट अलाउएबल। ठीक है, अगर मैं इसमें इंसर्ट करना चाहूँ, अगेन इट विल क्रिएट एरर कि मैं इंसर्ट भी नहीं कर सकती। Finally, we inserted a row above into a view which is based on multiple tables. It gives an error by default. ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग टेबल्स हैं, तो इसमें हमारे पास इंसर्शन नहीं हो सकती। तो ऐसे केसेस में जहां मुझे व्यू जनरेट करके इंसर्शन, अपडेशन या डिलीट करना हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इंस्टीड ऑफ ट्रिगर यूज कर सकते हैं कि इंस्टीड ऑफ एक्चुअल फिजिकल डेटाबेस, हम जो हमारे पास वर्चुअल स्पेस है, हम उसमें भी ट्रिगर जनरेट कर सकते हैं। सो स्क्रिप्ट फॉर क्रिएटिंग ट्रिगर्स क्या होगा हमारे पास, इंस्टीड ऑफ ट्रिगर, लाइक यहाँ पे हमने किया क्रिएट ट्रिगर, उसका नेम ऑन एम्प्लॉय डिटेल्स, यानी कि जो हमने व्यू जनरेट किया है हम उसी पे ट्रिगर लगा रहे हैं कि हम एक्चुअल फिजिकल टेबल में इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन करने के बजाय इंस्टीड ऑफ दैट हम उस व्यू पे भी एडिटिंग कर सकें। ठीक है, और इसमें हम क्या करें, इंस्टीड ऑफ इंसर्ट, यहाँ पे हमारे पास इस ट्रिगर का नाम इंस्टीड ऑफ, और ये इसका नाम कि जब हम उस व्यू पे, ये जो एम्प्लॉय डिटेल्स का व्यू है, इस पे कुछ इंसर्ट करना चाहें तो ये इंस्टीड ऑफ का ट्रिगर जनरेट हो जाए। एज बिगिन क्या करें, यहाँ पे डिक्लेयर डिपार्टमेंट आईडी, अगेन जो हमने पहले जैसे किया था कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दे जहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी हो और इसकी डाटा टाइप इंट हो। चेक इफ देयर इज अ वैलिड डिपार्टमेंट आईडी फॉर द गिवन डिपार्टमेंट नेम, जो आप डिपार्टमेंट नेम एंटर करना चाह रहे हैं वो वैलिड है या नहीं है। सिलेक्ट एट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि इस डिपार्टमेंट आईडी में क्या वैल्यू आएगी, जो आपके डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है वो। फ्रॉम टेबल डिपार्टमेंट ज्वाइन इंसर्टेड ऑन इंसर्टेड डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू टेबल डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम। आप जब डिपार्टमेंट के साथ इंसर्ट करेंगे नेम के साथ, तो उस जब भी कोई डिपार्टमेंट ऐड करेंगे उस नेम के साथ जो आईडी उठाए और उस आईडी को इस लोकल वेरिएबल में सेट कर दें। इफ डिपार्टमेंट इज नल, यानी कि आपने डिपार्टमेंट की वैल्यू इंसर्ट ही नहीं की, तो फिर क्या हो जाए, इफ डिपार्टमेंट आईडी इज नल बिगिन रेज एन एरर, और वो एरर क्या होगा, इनवैलिड डिपार्टमेंट नेम स्टेटमेंट टर्मिनेटेड, और रिटर्न कर देगा। नहीं तो फिर क्या करो, इंसर्ट इनटू टीबीएल एम्प्लॉय ID name gender department ID, select ID name gender department ID from inserted and, यानी कि आप जब जब डिपार्टमेंट में इंसर्ट करो, तो जब आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एम्प्लॉय डिटेल्स वैल्यू 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, ये जो एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय जेंडर, ये तीन चीजें टीबीएल एम्प्लॉय में जनरेट, यानी कि फिजिकल टेबल में करो, जो हम व्यू के थ्रू नहीं कर पा रहे थे वो हमने ट्रिगर्स के थ्रू हमने जनरेट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट इनटू व्यू, ये व्यू का नेम है, वैल्यूज, अच्छा 10 मिनट में मीटिंग भी एंड होने वाली है। डिटेल्स वैल्यूज, ये हमने वैल्यूज दी, तो ये तीन वैल्यूज कहाँ चली जाएंगी, ये बेसिकली 4 वैल्यूज हैं, जिनमें से 3 वैल्यूज हमारे पास सिलेक्ट आईडी नेम जेंडर, और ये एड डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से उठाई, ये जो डिपार्टमेंट नेम इसने दिया है आईटी, अगर तो ये डिपार्टमेंट नेम हमारे डिपार्टमेंट के फिजिकल टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है,
मौजूद है डिपार्टमेंट, वैलिड है, तो उसकी आईडी उठाओ और उस आईडी के अकॉर्डिंगली इस एम्प्लॉय को इंसर्ट कर दो हमारे व्यू में. तो इंस्टेड ऑफ ट्रिगर इंसर्ट्स रिकॉर्ड wisely the data records into the TBL employee table. Since we are inserting the data records into the inserted table which contains the newly added raw data, whereas the deleted table contains empty. If the trigger action we use raise error function to show a customer error, तो वो use error raise error method क्या कर रहा है कि वो उसको एक prompt के तौर पे जैसे dialog box है उस तरीके से वो error show कर देगा कि error क्या है. इसी तरह इंस्टेड ऑफ अपडेट ट्रिगर होगा हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है, डिपार्टमेंट का टेबल है, हमने वैल्यूज इंसर्ट की इसमें और हमने व्यू का टेबल जनरेट कर दिया. किस तरीके से? क्रिएट व्यू एम्प्लॉय डिटेल्स है, वही काम हमने किया और दोनों को ज्वाइन करके हमने व्यू जनरेट कर दिया यूजिंग इनर. अब जब हमारे पास व्यू जनरेट हो गया, व्हेन वी इंसर्टेड अ सिंगल रो इनटू द व्यू टेबल एट गॉट एन एरर. अब जब मैं इस व्यू टेबल में कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाहूंगी तो वो मुझे एरर देगा क्योंकि मेरी दो बेस टेबल इफेक्ट होंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपडेट का ट्रिगर जनरेट करना पड़ेगा. ठीक है, वो अपडेट का ट्रिगर हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? क्रिएट ट्रिगर ऑन किस पे? वो जो व्यू वाला टेबल है उस पे. इंस्टेड ऑफ अपडेट as begin if employee is updated. अगर employee अपडेट हो गया है तो अपडेट का वाला जो क्यूरी है उसमें चेक करो ID, begin करो raise error. ID कैन नॉट बी चेंज. अगर आप ID को अपडेट करना चाह रहे हो तो वो आपको एरर दे दे कि आप ID को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो तो यूनिकली डिफाइन कर रही है. तो आप ID को चेंज किए बगैर, इसलिए जब कुछ बच्चे मेरे पास प्रोजेक्ट लेकर आए थे तो मैं ये कह रही थी कि जो आईडी होती है आपके पास जिसको आप प्राइमरी की रखते हैं, दैट शुड नॉट बी विजिबल. वो बैक एंड पे ही स्टोर हो रही हो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, वो फ्रंट एंड पे कभी शो ना हो रही हो. इसी तरह जब आप एडिट करेंगे तो वो आईडी भी एडिटेबल होगी. सो आईडी हमेशा, अगर आप कह रहे हैं कि वो एक दफा असाइन हो गई है तो वो वही रहे, आईडी शुड नॉट बी अपडेटेड. तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि अगर आप ट्रिगर की क्यूरी के थ्रू आईडी को अपडेट करना चाह रहे हैं तो वो एरर दे दे. नहीं तो अगर आप डिपार्टमेंट नेम अपडेट करना चाह रहे हैं तो क्या करें? बिगिन डिक्लेयर डिपार्टमेंट आईडी इंट. पहले डिपार्टमेंट आईडी उठाए और फिर वो जो उसने नेम चेंज करना चाह रहा है वो हर आईडी, लेट सपोज अगर डिपार्टमेंट आईडी 1 है और उसमें नेम है HR. अब वो 5 एम्प्लॉयज उसमें काम कर रहे हैं तो वो 5 एम्प्लॉयज के डेटा में 1111 हो रहा होगा. तो अगर मैं HR को चेंज करना चाह रही हूँ ह्यूमन रिसोर्स के नाम से, यहाँ पे HR था, मैं उसको अपडेट कर रही हूँ कि वो ह्यूमन रिसोर्स शो हो, सबसे पहले वो डिपार्टमेंट नेम अगर मैं अपडेट कर रही हूँ तो सबसे पहले वो उस डिपार्टमेंट की आईडी उठाएगा. लेट सपोज HR की आईडी 1 थी, एम्प्लॉय की 5 एंट्रीज में, सो वो उठाएगा और डिपार्टमेंट आईडी क्या कर देगा? वही आईडी कर देगा जो आपके टेबल की आईडी है विच इज 1. सो आपके लोकल वेरिएबल डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू क्या हो गई? आपके एक्चुअल डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू फ्रॉम TBL डिपार्टमेंट. ज्वाइन करें इंसर्टेड ऑन इंसर्टेड डॉट डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल टू TB डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नेम. वो वैल्यू आप इंसर्ट करते हैं जो अपडेटेड है. आईडी सेम रहेगी, नेम अपडेट हो जाएगा. आईडी 1 के लिए जो पहले नाम HR था वो ह्यूमन रिसोर्स हो गया. अगर तो डिपार्टमेंट आईडी नल है तो एरर जनरेट हो जाए इनवैलिड डिपार्टमेंट नेम, यानी कि आपने जो डिपार्टमेंट नेम आप इंसर्ट करना चाह रहे हो वो डिपार्टमेंट के टेबल में मौजूद ही नहीं है. तो पहले वो आप डिपार्टमेंट के टेबल में इंसर्ट करें और फिर व्यू के थ्रू आप उसको इंसर्ट करवा सकते हैं या अपडेट करवा सकते हैं. अपडेट TBL एम्प्लॉय. अब क्या करें? आप वो जो व्यू था उसको अपडेट करें. सेट डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम इंसर्टेड, जो आपने इंसर्ट किया है. ज्वाइन कर दें एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू इंसर्टेड डॉट आईडी, और वो चीज जो आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं वही एम्प्लॉय आईडी आपके व्यू में ऐड हो जाए एज एन एम्प्लॉय आईडी. अगर आप जेंडर को अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली वो जेंडर को उठाएगा आपके टेबल से और उसके अकॉर्डिंगली वो सेट करता रहेगा. तो ये हमारे पास अपडेट का आ गया. इसकी फर्दर डिटेल्स गिवन है, इसको देख लीजिएगा. डिलीटेड ट्रिगर. डिलीटेड ट्रिगर कैसे काम करेगा? वही टेबल हमारे पास एम्प्लॉय का है, वही टेबल डिपार्टमेंट का है, उसमें हमने वैल्यूज इंसर्ट की, देन वी हैव क्रिएटेड अ व्यू, और व्यू क्रिएट करने के बाद हम उस पर डिलीट ट्रिगर चला रहे हैं. डिलीट ट्रिगर कैसे चलेगा? वही व्यू पे चलेगा. इंस्टेड ऑफ डिलीट का नाम आएगा एज बिगिन डिलीट TBL एम्प्लॉय फ्रॉम TBL एम्प्लॉय. आप क्या करें? एम्प्लॉय के टेबल से डिलीट करें जो आपने चीजें डिलीट की हैं. ज्वाइन डिलीटेड ऑन टेबल एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू डिलीटेड डॉट आईडी. एम्प्लॉय के आईडी से आपने जो चीज डिलीट की है वो व्यू से भी डिलीट हो जानी चाहिए. तो सब क्यूरी डिलीट फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय वेयर आईडी इन सिलेक्ट आईडी फ्रॉम डिलीटेड. आपने डिलीट से पहले सिलेक्ट आईडी उठा ली कि आपने कौन कौन सी एंट्री डिलीट की हैं,
और जब आपको आईडी मिल गई तो आपने वहीं टीबीएल एम्प्लॉय से डाटा डिलीट कर दिया। तो ये हमारे पास डिफरेंट ट्रिगर्स काम कर रहे होंगे, ठीक है, इंस्टीड ऑफ इंसर्ट, इंस्टीड ऑफ डिलीट एंड इंस्टीड ऑफ अपडेट। डीडीएल ट्रिगर्स का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब जो हमारे, क्योंकि हमें ओवरव्यू तो हो गया, बस इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे रह गए फॉर द नेक्स्ट क्लास, वो है हमारे पास कर्सर्स, इंडेक्सेस। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, मोस्ट प्रोबेबली हाफ एन आवर या बहुत हो गया तो 1 आवर में हम उसको होपफुली कंप्लीट कर लेंगे। सो ये हमारे पास हो गए जो टॉपिक्स, हमारे कंटेंट सब रह गए हैं, इंडेक्सेस, कर्सर्स एंड डीडीएल ट्रिगर्स। ये लेक्चर आपके पास ऑलरेडी अपलोडेड है, इसको एक दफा गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि जब मैं डीडीएल ट्रिगर्स पढ़ाऊं तो बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी क्लियर हो। जी, यहां तक कोई सवाल? अच्छा, इसका सवाल ऐसे आ सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि ये सिनेरियो है और ये इसके व्यू बनाएं। अगर व्यू हमने क्रिएट नहीं करना तो मैं इस तरीके से कह सकती हूँ, क्या ये मेरे पास एक, जैसे इन्होंने एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट का लिया है, मैं स्टूडेंट और कोर्स का ले लूँ। मैं कहूँ कि ये दो सिनेरियोस हैं, ये स्कीमा है, इसका टेबल जनरेट करें, व्यू जनरेट करें, उस पर कोई एक ट्रिगर मुझे लगा के बता दें। हो सकता है मैं स्पेसिफिक बता दूं कि इंसर्ट का ट्रिगर लगा दें, डीएमएल पे ट्रिगर लगा दें, या इस पे इंस्टीड ऑफ ट्रिगर लगा दें। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन इस पे आ सकता है। ये ऐसा गिवन हो कि आपको ट्रिगर गिवन हो और इस पे पूछा जाए कि ट्रिगर के बगैर, जैसे अभी ये व्यू वाला था कि व्यू मैं क्रिएट करके दूं और मैं कहूँ कि मैं इसको इंसर्ट करूं। जी, कोई सवाल नहीं है यहाँ तक? ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं अपलोड कर लूंगी तो आप इसको जो है वो इजीली देख सकते हैं, और अगर कोई क्यूरी हो तो वो मेरे ऑफिस में आके भी आप पूछ सकते हैं। और काइंडली कल जो है हमारी, आपको टाइम क्या दिया है मैंने प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप बहुत ज्यादा है मेरे पास और डेज बहुत कम बचे हैं। ठीक है, तो एज सून एज पॉसिबल अपने प्रोजेक्ट आके इवेलुएट करवा लें। कल भी मेरी पॉसिबिलिटी अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है क्योंकि कल मेरी कंसेक्यूटिव बैक टू बैक क्लासेस हैं और मे बी मेरी 3 to 6 भी क्लास हो। इसी तरह ट्यूसडे में भी ऐसे ही है, तो आपको फिर मेरे ऑफिस आके अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। और वीक हमारे पास यही वीक है जिसमें प्रोजेक्ट इवेलुएट होंगे, और अप्रोक्सीमेटली मेरे पास, अगर हम ऑन एवरेज भी लगाएं तो मेरे पास कुछ 40-45 ग्रुप्स हैं, क्योंकि 4 आईडीज हैं मेरे पास, 40-40 स्टूडेंट्स हैं हर आईडी में। तब आप अंदाजा लगा लेंगे कितने ग्रुप्स हैं। और हर ग्रुप जो है वो बस 2-3 ग्रुप्स ही हैं जिन्होंने प्रीवियस वीक में करवा के एंड कर दिया, बाकी सब जो है वो वेट ही कर रहे हैं। एनी हाउ, एनीवन एल्स जो फर्स्ट सेशन में नहीं था और अब है? मेरे पास जो फर्स्ट सेशन में स्टूडेंट एब्सेंट आ रहे थे, उनमें है हमाद मुर्तजा, मोहम्मद हमजा, साद अहमद खान एंड सुमन सहर। ठीक है, तो हमाद मुर्तजा प्रेजेंट है फर्स्ट सेशन में, एक में एब्सेंट थे, एक में प्रेजेंट। आके चेक कर लीजिएगा मेरी अवेलेबिलिटी। मोहम्मद हमजा एब्सेंट है, साद अहमद खान एब्सेंट है एंड सुमन सहर एब्सेंट है। इनके अलावा एनीवन एल्स? ओके, साद अहमद खान सेकंड सेशन में प्रेजेंट है, तो एक प्रेजेंट और एक एब्सेंट लगेगी। सुमन और मोहम्मद हमजा दोनों सेशन में नहीं है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास का मैं आपको बता दूंगी।